Hello everyone, welcome to Shivi Studyship. This is Indian Polity series. If you are new over here, so you have to subscribe my channel and make sure press the bell icon button so you will get the notification on time. So our today's topic will be citizenship. ठीक है, तो लास्ट जो हमने पढ़ा था उसमें मैंने आपको पूरा जो अच्छे से क्लियर कर दिया था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमको हमारा जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके हमारे सभी लेक्चर्स को देख सकते हो। तो आज के अगर हम टॉपिक की बात करें तो सिटीजनशिप, जिसे हम नागरिकता भी कहते हैं, ये हमारा पार्ट सेकंड में आएगा। पार्ट फर्स्ट में आपको पढ़ा चुकी हूँ। पार्ट फर्स्ट में हमने यूनियन और उसकी जो टेरिटरीज है उनके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने आर्टिकल 1 से लेके 4 तक कवर कर लिया था। अब हमारा पार्ट सेकंड में होती है हमारी सिटीजनशिप, और इसके अंदर जो हमारे आर्टिकल आते हैं वो है 5 to 11। 5 to 11 जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो डील करते हैं सिटीजनशिप के साथ। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। हम डायरेक्टली आर्टिकल्स पे नहीं जाएंगे, उससे पहले आपको थोड़ा सा मैं समझा दूंगी, तो फिर आप उन चीजों को जो आर्टिकल वगैरह आप जल्दी से उनसे रिलेट कर पाओगे। तो पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। तो देखिए कोई भी स्टेट है, हम इंडिया की बात करते हैं, तो जो हमारे इंडिया में जो पॉपुलेशन है उसको 2 क्लासेस में डिवाइड करके रखा हुआ है। ठीक है, पहली है सिटीजन्स और दूसरी है एलियंस। सिटीजन्स जिनके पास जो हमारे खुद इंडिया के हैं, ठीक है ना, और दूसरे है एलियंस, मतलब जो बाहर फॉरेन स्टेट से लेकिन अभी कहाँ रह रहे हैं, वो इंडिया में है। अभी तो दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पर जो सिटीजन्स और एलियंस में फर्क क्या है। ये स्टेट की पॉपुलेशन को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, सिटीजन्स और एलियंस। अब सिटीजन्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इनकी ड्यूटीज के बारे में देखते हैं। ये टैक्स पे करते हैं, ठीक है, टैक्स भरना पड़ता है। नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करते हैं, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, इनको पूरे जो सिविल और जो पॉलिटिकल राइट होते हैं, एंजॉय फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, तो सारे सिविल और पॉलिटिकल जो राइट्स होते हैं वो जो इंडिया का सिटीजन होता है उसके पास ये सारे राइट्स होते हैं। एंजॉय राइट टू वोट, वो वोट कर सकता है। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, ठीक है ना, इलेक्शन से पार्टिसिपेट कर सकता है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है ना, ये सारे जो आर्टिकल्स हैं और जो इनके अंदर जो राइट्स दिए हुए हैं, जैसे कि उसके साथ किसी भी तरह कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है ना, ये सारे जो आर्टिकल्स हैं वो किसके लिए होते हैं, सिटीजन्स के लिए होते हैं। ठीक है, जो इंडिया का सिटीजन है। एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन ऑफिसेस, ठीक है, वो जो इंडिया में जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, तो वो ये सारे जितने भी पोस्ट होती है, ठीक है, वो इनके लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बता दिया मैंने आपको सिटीजन्स के बारे में। अब बात करते हैं एलियंस कौन होते हैं। सिटीजन्स ऑफ सम अदर स्टेट, वो हमारे अपने देश के ना होके वो किसी दूसरे देश के होते हैं। अब ये जो एलियंस होते हैं ये भी 2 टाइप के हैं, एक तो फ्रेंडली और एक एनिमी। अब देखिए जो बाहर का फॉरेन स्टेट का अगर कोई हमारे देश में आता है तो ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ हमारा दुश्मन ही हो सकता है या हमारा फ्रेंड ही हो सकता है। कुछ हमारे बहुत ही मतलब बहुत सारे लोगों के साथ हमारे फ्रेंडली कहते हैं रिलेशन होते हैं, और बहुत से के साथ वो एनिमी बने। जैसे अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो वो तो हमारे फ्रेंड रिलेशन में नहीं आएगा। जो फ्रेंडली होते हैं उनके साथ इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं, और एनिमी कौन होते हैं, जिनके साथ इंडिया की किसी भी तरह की कोई वॉर वगैरह होती है। ठीक है, डू नॉट इंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। जो एनिमी होते हैं उनको जो ये आर्टिकल 22 है, तो डू नॉट इंजॉय, ठीक है ना, तो इनके पास इस तरह का जो आर्टिकल 22 है, ठीक है, तो इसको ये एंजॉय नहीं कर सकते हैं, मतलब इसका ये जो फायदा है इसे नहीं ले सकते हैं। ये आर्टिकल 22 हम जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे सारे तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, बस अभी आप ये समझ लीजिए कि जो आर्टिकल 22 है इस पर लिखा हुआ है इनके लिए कि डू नॉट इंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, क्योंकि हो सकता है इनका कोई गलत मकसद हो भारत में घुसने का। ठीक है, तो इसलिए ये जो आर्टिकल है ये इनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सिटीजन्स और एलियंस दोनों में आपको फर्क पता चल गया। तो इस तरह से जो स्टेट की पॉपुलेशन थी उसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा हुआ है। यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं, उनको आप देख लीजिए। अगर हम बात करते हैं यूएसए की, तो यूएसए में जो प्रेसिडेंट बनेगा वो वहां का सिटीजन होना चाहिए और बाय बर्थ, मतलब ये है कि वो वहां की मिट्टी में पैदा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इंडिया में क्या है, अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है तो वो बाय बर्थ है तो फिर तो प्रेसिडेंट बन ही जाएगा। लेकिन अगर नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू भी अगर वो इंडिया का सिटीजन बनता है, ठीक है, नेचुरलाइजेशन प्रोसेस होता है कम से कम 12 से 14 साल आपको भारत में रहना पड़ेगा, तो आप नेचुरली क्या बन जाते हैं, इंडिया के सिटीजन बन जाते हैं। तो अगर कोई ऐसे भी है तो वो भी प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक है, डोमिसाइल जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमिसाइल का मतलब होता है जो आपका परमानेंट होता है ना, जहां पर आप इस इंटेंशन से नहीं रह रहे हो कि आप इसके बाद कहीं और चले जाओगे।
आप ये सोच के रह रहे हो कि अब ये मेरा परमानेंट घर है, तो वो आपका डोमिसाइल हो जाएगा। रेसिडेंस क्या होता है? जहां पर आप सिर्फ कुछ टाइम के लिए हो, या फिर हम कह सकते हैं टेम्पररी हो। तो डोमिसाइल परमानेंट हो, रेसिडेंस प्लेस यू लिव फॉर अ टाइम। तो ये मैंने पूरा आपको एक छोटा सा इसका ओवरव्यू दे दिया है स्टार्टिंग का। इसके बाद हम आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 5 से लेके हमारे 11 तक। ऑफ सिटीजनशिप आर रिटन इन 2 प्लेसेस। जो सिटीजनशिप के जो हमारे रूल हैं वो 2 जगह लिखे हुए हैं। पहला है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 to 11, जो हमें बताता है डिक्लेरेशन ऑफ सिटीजनशिप एज ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हम सबको पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरह से लागू हो गया था। तो उस दिन से और उसके बाद से जिस तरह से भी सिटीजनशिप मिली है लोगों को, ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग यहीं के यहीं रह गए, कुछ पाकिस्तान चले गए, कुछ पाकिस्तान से इंडिया आ गए, तो इसीलिए इस डेट को रखा गया जिससे डिक्लेयर किया गया सिटीजनशिप को, इस वाली डेट से। ठीक है, बाकी पूरा भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसमें क्या बताया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्ड पार्लियामेंट टू इनेक्ट लॉ टू प्रोवाइड फॉर सच मैटर एंड एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। तो यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सीधा ये पावर पार्लियामेंट को दे दी है कि वो क्या कर सकता है, वो कोई भी लॉ बना सकता है किसी भी मैटर पर जो किससे रिलेटेड है, सिटीजनशिप से रिलेटेड है। तो लोगों को नागरिकता कैसे दी जाएगी, कैसे किससे छीनी जाएगी, ठीक है ना, कि किसी को दी जा रही है नागरिकता, लेकिन बहुत से लोग की टर्मिनेट भी तो की जाती है। तो वो सब जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन ने वो खुद अपने अंदर ना लिखकर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये पावर नहीं देता, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं लिखी हुई है। वहां पर सीधा क्या लिखा हुआ है कि ये सारी पावर उन्होंने किसको दी है, पार्लियामेंट को दिया। ठीक है, तो यहाँ पर रूल्स ऑफ सिटीजनशिप, ये सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें हम आर्टिकल 5 to 11 पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सिटीजनशिप एक्ट 1955 जिसमें हम देखेंगे कि आपको नागरिकता कैसे मिल सकती है, ठीक है, और कैसे बाद में फिर वो टर्मिनेट भी की जा सकती है, या आप उसे खुद से भी कैसे छोड़ सकते हो। ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 5 की। ठीक है, 5 to 11 हमारे आर्टिकल थे, तो आर्टिकल 5 को हम सबसे पहले देखेंगे। इसमें बात की गई है सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल 5 के अंदर अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए तो आपको यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए? यू शुड हैव डोमिसाइल इन इंडिया। इन ये चारों कंडीशन में से आपको एक पूरी फुलफिल करनी होगी। सबसे पहले या तो आपके पास डोमिसाइल हो इंडिया का। अब ये डोमिसाइल क्या है कि जहां पर आप परमानेंटली रह रहे हो। अगर आप कहीं बाहर जाकर भी रहते हो लेकिन आपको पता है कि वहां जब आपका कोई भी काम खत्म हो जाएगा तो आप वापस से कहां पर आ जाओगे, इंडिया में आ जाओगे। तो इंडिया क्या हुआ, आपका डोमिसाइल हुआ। तो या तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए इंडिया का, या फिर आपका जो बॉर्न है वो इंडिया में होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है आपके किसी एक भी पेरेंट, ठीक है ना, दोनों की जरूरत नहीं है, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स बोर्न इन इंडिया, ठीक है ना, दोनों में से किसी, अगर मम्मी या पापा किसी में से भी अगर एक का जो बॉर्न है वो इंडिया में हुआ है तब भी आप इस कंडीशन को फुलफिल कर दोगे। रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 5 years बिफोर 26 जनवरी 1950, या फिर 26 जनवरी 1950 से कम 5 साल पहले से ही आप भारत में रह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उस कंडीशन में क्या मिल जाएगी, जो भारत की नागरिकता है वो आपको मिल जाएगी। तो यही हमारा आर्टिकल 5 कहता है। ठीक है ना, यहाँ पर सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, या तो आपके पास इंडिया का डोमिसाइल हो, या आपका जन्म इंडिया में हुआ हो, या आपके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या आप 26 जनवरी 1950 से कम 5 साल पहले से भारत में रह रहे हो। तो ये हमारा आर्टिकल 5 है। करते हैं आर्टिकल 6 पे। तो आर्टिकल 6 में बात की गई है पर्सन माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, तो अब उन लोगों की बात की गई है जो पाकिस्तान से इंडिया में आए। जब हमारा देश पूरी तरह से उसको फ्रीडम मिल गई उसके बाद फिर बहुत सारे जो लोग थे वो कुछ इंडिया से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से इंडिया आए। तो आर्टिकल 6 में हम बात करेंगे जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए, क्योंकि पहले तो पूरा ब्रिटिश इंडिया था, उसमें तो पाकिस्तान और इंडिया पूरा वो कंप्लीट इंडिया ही माना जाता था। लेकिन जब देश के 2 टुकड़े हो गए, पाकिस्तान बन गया, इंडिया बन गया, तो बहुत से लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान से इंडिया में आए। तो यहाँ पर जो डेट थी वो रखी गई थी 19 जुलाई 1948। ठीक है, ये डेट जो इसलिए रखी गई थी, एक परमिट सिस्टम, ठीक है ना, परमिट सिस्टम लगाया गया था स्टेट पे, और इस परमिट सिस्टम का मतलब था कि इंडिया से लोग पाकिस्तान में और पाकिस्तान से लोग इंडिया में इस दिन पर आ जा सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए, अब उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी। आर्टिकल 5 में जो हमने बात की थी वो उन लोगों के लिए थी जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर थी, मतलब भारत में जो लोग थे हमने उनकी नागरिकता की बात की थी। तो इस बात का ध्यान रखना, आर्टिकल 5 में बात की गई थी जो भारत के खुद के लोग थे, जो उसकी खुद की टेरिटरी के अंदर जो लोग थे। ठीक है, कहीं ना तो कहीं से आए थे और ना कहीं जा रहे थे। आर्टिकल 6 में बात की गई है जो पाकिस्तान से आए हैं, तो आप इसमें फर्क समझिएगा। तो यहाँ पर जो लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं उनको अगर सिटीजनशिप लेनी है तो उनके लिए यहाँ पर क्या रूल्स है कि या तो वो खुद, उसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स
उनका जन्म कहाँ पर होना चाहिए? अनडिवाइडेड इंडिया में, कि जब तक जो इंडिया था वो डिवाइड नहीं हुआ था, तो उनमें से उसके पेरेंट्स का या उसके ग्रैंड पेरेंट्स का किसी का भी जो जन्म है, जो बॉर्न है, वो अनडिवाइडेड इंडिया में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पर? माइग्रेशन बिफोर 19 जुलाई 1948, जो ये डेट है 19 जुलाई 1948, ठीक है, अगर वो माइग्रेशन हुआ है उसका, ठीक है, 19 जुलाई 1948 में, तो यहाँ पर ऑर्डिनरी रेसिडेंट सिंस देन, कि मान के चलिए कि 19 जुलाई 1948 से पहले ही, ठीक है, वो पाकिस्तान से इंडिया में आ गया था, मतलब उसने पाकिस्तान को छोड़ के वो इंडिया में आ गया 19 जुलाई 1948 से पहले ही, और तब से वो भारत में ही रह रहा है, तो उसको अपने आप वो अंडर आर्टिकल 6 के उसे क्या मिल जाएगी? इंडिया की नागरिकता मिल जाएगी, इंडियन की सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद है माइग्रेटेड आफ्टर 19 जुलाई 1948। अब जो 19 जुलाई 1948 वाले दिन, ठीक है ना, उस दिन ही सेम डे पर या फिर उसके बाद पाकिस्तान से इंडिया में आते हैं, उनके लिए क्या कंडीशन है? शुड बी रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया आफ्टर रेसिडेंट फॉर 6 मंथ। अब उनको, जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आए हैं, तो कम से कम उनको 6 महीने यहाँ पर रहना पड़ेगा, उसके बाद खुद को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद उन्हें जो भारत की जो नागरिकता है वो मिल जाएगी, ठीक है ना, इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो मिल जाएगी। तो ये कहा गया आर्टिकल 6 में, ठीक है, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं, इस डेट को आप ध्यान रखना। हालांकि इस पे ज्यादा क्वेश्चन कभी बनते नहीं है, लेकिन बस मैंने आपको पूरा समझाने के लिए कि आर्टिकल 6 पूरा है क्या, तो आर्टिकल 6 डील करता है उन लोगों के साथ जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे, ठीक है। करते हैं आर्टिकल 7 की। आर्टिकल जो 7 है उसमें कहा हुआ है माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, ठीक है ना। अब पहले वाले आर्टिकल 6 में क्या देखा था हमने? जो लोग पाकिस्तान से इंडिया में मूव कर रहे थे। अब यहाँ पर देख रहे हैं जो लोग इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे रहते थे जो इंडिया से पाकिस्तान गए थे। तो यहाँ पर ये आपके पास 2 पॉइंट है, इनको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। सबसे पहले वो लोग जो इंडिया से पाकिस्तान गए आफ्टर 1 मार्च 1947, ठीक है, तो जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए 1 मार्च 1947 के बाद उनको भारत की नागरिकता या इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। अब वो कहाँ के नागरिक बन गए हैं? पाकिस्तान के बन गए हैं। इंडिया से उनका मतलब इंडिया को जो नागरिकता है भारत की वो उनको नहीं मिलेगी, चाहे अब वो आर्टिकल 5 और 6 के अंदर जो भी सारी कंडीशन है उनको फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आर्टिकल 7 उनको परमिशन नहीं देगा कि वो इंडिया के सिटीजन बन पाए। तो इतना आपको समझ आ गया? जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए आफ्टर 1 मार्च 1947 उनको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब इसमें दूसरे पॉइंट में क्या है? जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए, सेम वही कंडीशन, आफ्टर 1 मार्च 1947 के बाद वो इंडिया से पाकिस्तान गए, लेकिन पाकिस्तान से फिर वो वापस रिटर्न इंडिया आ गए कि हमें फिर से भारत में ही रहना है। तो यहाँ पर इन लोगों को इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो कैसे मिलेगी? ये पहले इंडिया से पाकिस्तान गए, लेकिन फिर वापस से रिसेटल होने के लिए वापस से ये इंडिया आ गए। तो इन्हें क्या करना पड़ेगा इंडिया की सिटीजनशिप लेने के लिए? रेसिडेंट फॉर 6 मंथ, ठीक है। अब इन्हें भारत में वापस आकर कम से कम 6 महीने तक यहाँ पर रहना पड़ेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए इनको अप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए? यहाँ पर क्यों नहीं मिली है? क्योंकि ये लोग तो वापस आए नहीं। अब ये वापस क्यों नहीं आए? वापस इसलिए आए क्योंकि इनको पाकिस्तान पसंद आ गया, तो इसलिए वहीं जाके बस गए। लेकिन ये लोग ये पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से वापस इंडिया आए कि नहीं, हमें तो भारत में ही रहना है, इसलिए हमें भारत की नागरिकता दीजिए। तो इसलिए इनके लिए ये जो फॉर्मेलिटी है वो रखी गई है कि कम से कम अब 6 महीने तक आप यहाँ पर रहो, और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन है उसे रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म वगैरह होता है उसको फिल करके आप इंडिया के लिए, ठीक है ना, उसकी नागरिकता लेने के लिए फिर आप रेडी हो जाओगे, अगर आप 6 मंथ उसके बाद भारत में ही रहो, ठीक है, पाकिस्तान से वापस आने के लिए। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो ये दोनों ही कंडीशन आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो ये था हमारा आर्टिकल 7 इसमें बात की गई है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। उन लोगों की जो वैसे तो क्या है, अगर हम बात करें तो वो इंडिया के हैं, ठीक है ना, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन है, लेकिन वो रहते कहाँ है? वो इंडिया से बाहर रह रहे हैं। तो इस केस में उनको जो भारत की नागरिकता है वो कैसे मिलेगी? तो उसके लिए यहाँ पर 2 कंडीशन है कि या तो वो खुद या फिर उसके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट का जो बॉर्न है वो अनडिवाइडेड इंडिया में रहा हो, और दूसरा रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिप्लोमेटिक और कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, कि मतलब करंटली वो जिस भी कंट्री में रह रहा है वहां उसने खुद को रजिस्टर्ड करवाया हुआ हो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इससे क्या होगा? वहां की जो कंट्री है वो तो उसको अपना जो सिटीजनशिप है वो देगी नहीं, क्योंकि उसने खुद को कैसे रजिस्टर करवाया हुआ है? सिटीजन ऑफ इंडिया के तौर पे।
डिप्लोमेटिक और कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया जो भी उस कंट्री में होगा वो उसको रजिस्टर करेगा एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इस तरह से उसको जो भारत की नागरिकता है वो मिल जाएगी। तो ये हमारा आर्टिकल 8 में जो लोग मतलब इंडिया से बाहर रह रहे हैं लेकिन उनकी कोई पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट अगर वो अनडिवाइडेड इंडिया में उनका बॉर्न हुआ है तो खुद को रजिस्टर करवा के उस करंट कंट्री में जहां पर वो रह रहे हैं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया उनको भारत की जो नागरिकता है वो मिल सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल 8। अब बात करते हैं आर्टिकल 9 की, नॉट डीम टू बी अ सिटीजन। देखिए इस केस में क्या होगा, जो आर्टिकल 9 है, अगर कोई अपनी मर्जी से किसी भी फॉरेन स्टेट में जाके अगर वो वहां की नागरिकता को ले लेता है, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली जो भारत की सिटीजनशिप है वो हट जाएगी। ठीक है, किस केस में, अगर वो खुद अपनी मर्जी से फॉरेन स्टेट में जाके वहां की नागरिकता ले लेता है, वहां की जो सिटीजनशिप है अगर वो उसको ले लेता है तो भारत की जो सिटीजनशिप है वो उसकी उससे छिन जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। तो ये है आर्टिकल 9 के अंदर। आर्टिकल 10 क्या बोलता है, कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप, कि मान के चलिए जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो तो आपको मिल गई, ठीक है, आर्टिकल 5, 6, 7 के अंदर वो आपको मिल गई, लेकिन वो किसका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट टू लॉ पास बाय पार्लियामेंट। ठीक है, वो सब्जेक्ट होगा जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी उस पर। ठीक है, तो यहाँ पार्लियामेंट की जो लॉ मेकिंग पावर है उसके बारे में बात की गई है। आर्टिकल 11, ठीक है, तो आर्टिकल 11 में कहा है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ अ सिटीजनशिप। इसमें कहा है कि आफ्टर 26 जनवरी 1950, मतलब आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट को ये पावर दे दी गई है कि वो सिटीजनशिप के लिए, मतलब रिगार्डिंग टू सिटीजनशिप, वो कोई भी जो राइट्स है वो बना सकता है, या फिर कोई भी जो आपको जो राइट्स है उनमें कोई भी चेंज कर सकता है, या कोई भी जो अलग से जो लॉ है सिटीजनशिप को लेके वो उसको भी बना सकता है। तो पूरी तरह से जो ये पावर है ये पार्लियामेंट के हाथ में दे दी गई है आफ्टर 26 जनवरी 1950। ठीक है ना, जैसे ही संविधान को लागू कर दिया जाता है उसके बाद से। दूसरा है यहाँ पर अंडर आर्टिकल 5 और 8, ठीक है ना, अंडर आर्टिकल 5 to 8, अगर आपको पहले से ही इंडिया की सिटीजनशिप मिली हुई है, ठीक है, आप उसको अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो उसको भी रेस्ट्रिक्ट कर सकता है या रिवोक कर सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो सिटीजनशिप की ज्यादा पावर है वो पार्लियामेंट के हाथों में है। तो होपफुली मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा, और इसमें से ज्यादा क्वेश्चन वैसे ऐसे बनते भी नहीं है, लेकिन पूरी तरह से आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए, तो इसलिए मैंने एक एक आर्टिकल को बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।